हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं अमिता माली गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी बॉटनी डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। पिछले वीडियोस में हमने इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म को जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अब हम आगे की जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है उनकी फ्लोरल स्ट्रक्चर किस प्रकार से पाई जाती थी, उनमें क्या वेरिएशन रहते थे, किस प्रकार की उनमें डाइवर्सिटी थी, ये हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हम जो एंजियोस्पर्म है उसकी प्रिमिटिव एंड एडवांस जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है उनका स्टडी करेंगे। तो पुराने प्रिमिटिव फ्लावर्स हैं उसमें जो फ्लोरल स्ट्रक्चर थी सर्पिल क्रम में व्यवस्थित, बड़ी व पर्ण समान थी, मतलब लीफ की जैसी थी स्ट्रक्चर, इनकी फ्लोरल स्ट्रक्चर भी। जैसा कि अभी के टाइम जो है, मतलब पुराने उस समय मैग्नोलिडी में दिखाई देती थी इस प्रकार के स्ट्रक्चर। अब हम इनके विकास को दो तरीके से समझ सकते हैं, इनकी संरचनाओं को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि एक तो विकास के दौरान पुष्पीय संरचनाओं का जो एकत्रीकरण, एग्रीगेशन या पुष्पीय संरचनाओं का रिडक्शन हुआ, उसके अनुसार हम इसकी इवोल्यूशन को समझ सकते हैं। और ये प्रेजेंट में एस्ट्रेसी और यूफोर्बिएसी के अनेक जीनस में दिखाई भी देता है। ऐसे ही जो सेकंड जो कैरेक्टर है, सेकंड हम बेस जो बना सकते हैं कैरेक्टर्स का, वो पुष्पीय संरचनाओं में डिफरेंशिएशन या विभेदन या इलेबोरेशन, पुष्पीय संरचनाओं में आकारीय संगठन, मॉर्फोलॉजिकल इंटीग्रेशन, जो भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इन दो आधारों पर हम इनकी व्याख्या कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर्स फ्लोरल स्ट्रक्चर में रहे होंगे। इनमें विकास की एक निश्चित दिशा तय करना संभव नहीं है। एक पुष्प में दोनों आद्य व प्रिमिटिव व एडवांस लक्षण एक साथ मिल सकते हैं। जैसे कि रेननकुलस के नाइजिला में संयुक्त अंडपी अवस्था तथा एपोसाइनेसी में एस्क्लेपियडेसी में वियुक्त अंडपी अवस्था का पाया जाना, पॉलीपिटेली में युक्त बाह्यदल व दलपुंज तथा गैमोपिटेली या सिम्पिटेली में मुक्त बाह्यदल व दलपुंज का पाया जाना असामान्य लक्षण नहीं है। अतः इन संरचनाओं के लिए हम कोई एक कंप्लीट बात नहीं कह सकते हैं कि इनको किस में कैटेगरी में हमको रखना चाहिए। और कई साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि जो प्रिमिटिव फ्लावर्स जो थे वो बाइसेक्सुअल थे। जैसे आद्य समूह मैग्नोलिडी के कई फैमिलीज़ में हमको दिखाई देता है, तथा उसके बाद विकास के दौरान स्वपरागरण यानी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए ये शायद एक लिंगी यानी सेक्सुअल पुष्प विकसित हुए होंगे, जो अभी एडवांस फैमिलीज़ में जनरली पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, स्टेमन्स या पुंकेसर की संरचना को समझते हैं। ये लेमिनर यानी कि पर्ण के समान थी। आद्य पुंकेसर था, प्रिमिटिव प्रकार के थे स्टेमन्स जो थे, फिलामेंट और कनेक्टिव में विभेदित नहीं थे। जबकि अभी के जो प्रेजेंट एंजियोस्पर्मिक स्टेमन्स हैं वो फिलामेंट एंड कनेक्टिव में डिफरेंशिएटेड रहते हैं, बट ये फिलामेंट एंड कनेक्टिव में विभेदित नहीं होते थे। इस प्रकार के पुंकेसर या स्टेमन में एक मध्य व दो पार्श्व संवहनी रेखा पाई जाती है, यानी कि वन मीडियन एंड टू लेटरल वस्कुलर ट्रेसेस पाई जाती है, जो शीर्ष पर विभाजित होती है। आप देख रहे होंगे डायग्राम में इस तरीके से ये विभाजित है और एकदम टॉप सिरे तक भी ऊपर जा रही है। इस पुंकेसर की अभ्यक्ष सतह यानी कि एडक्शियल सरफेस पर मध्य शिरा मीडियन वेन के दोनों तरफ एक एक लंबी व सक्रिय लघु बीजाणुधनी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया उपस्थित होती है। इसी में माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। तो कनेक्टिव की जो एब्सेंस है उसके कारण दोनों लघु बीजाणुदानियाँ इस लघु बीजाणुपर्ण माइक्रोस्पोरोफिल के स्टेराइल या बंद उतक में धंसी रहती है। परागकण एक विदर्की मोनोकॉल्पेट प्रकार के होते हैं तथा इन पर जिम्नोस्पर्म के समान बीजाणु चर्म स्पोरोडर्म भी पाया जाता है।
विकास के दौरान इस प्रकार के पर्ण समान पुंकेसर में रिडक्शन हो गया। फिर कैनराइट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि मैग्नोलिएसी के तथा रेनेलियन सदस्यों के विभिन्न वंशों के जो पुंकेसर है उनमें एक इवोल्यूशनरी सीरीज़ बताई उन्होंने, जिसमें जो लीफ के समान प्रिमिटिव प्रकार के स्टेमन से आज के सामान्य जो स्पष्ट कनेक्टिव एंथरसैक और फिलामेंट युक्त पुंकेसर विकसित हुए हैं। यानी कि इन्हीं से ही आज के हम जो प्रेजेंट देख रहे हैं स्टेमन जो कि फिलामेंट एंड कनेक्टिव से युक्त होते हैं वो बने हैं या विकसित हुए हैं। फिर अब हम देखते हैं कार्पल की स्थिति। स्टेमन जो थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कार्पल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो प्रिमिटिव फैमिलीज़ हैं उनमें प्रिमिटिव प्रकार के कार्पल मिलते हैं जिनकी संख्या एक या अनेक हो सकती है। ये तिर्यक या ऑब्लिक एलिप्सॉइडल यानी दीर्घवृत्तीय तथा कनडुप्लिकेटली या समवर्तलित रूप से मुड़ी हुई संरचना के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। कार्पल के जो मार्जिन्स हैं, अंडक के जो मार्जिन्स हैं वो मुक्त व परागोद्भव यानी एंथेसिस से पूर्व एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि आवर्त बीजियों का आद्य लक्षण परागण के समय अंडक का पूर्णतः बंद होना नहीं है। यह लक्षण डिजिनेरिया में पाया जाता है। इसमें अनेक ओव्यूल्स होते हैं जो कि मार्जिन से कुछ दूरी पर दो रोज़ या कतार में लाइन में व्यवस्थित रहते हैं। स्टाइल या वर्तिका अनुपस्थित और स्टिग्मा वर्तिकाग्र अंडक के उपांतीय सीवनी मार्जिनल सुचूर के साथ अधोवर्ती डी करंट पाया जाता है। परागकण या पोलन ग्रेन्स जब इस वर्तिकाग्र पर आते हैं उस समय वर्तिकाग्र के उपांत्य मार्जिन एक दूसरे के समीप रहते हैं किंतु आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। परागकण ग्रंथिल रोम युक्त अंडपी उपांतों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं यानी कि ग्लैंड्यूलर हेयरी कार्पिलरी मार्जिन्स। वहीं अंकुरित होते हैं और इन अंकुरित परागकणों की परागनलिकाएं अंडक के ग्रंथिल रोमयुक्त उपांतों से गुजरती हुए दोनों रोज़ हैं लाइन है में स्थित बीजांड जो ओव्यूल्स तक है वहाँ तक पहुँच जाती है। ये इस प्रकार का खुला अंडक जिसमें अविकसित वर्तिका तथा वर्तिकाग्र पाए जाते हैं आद्य प्रकार के अंडकों की श्रेणी में माना जाता है। आज के जो एडवांस एंजियोस्पर्म में अंडक बंद होते हैं तथा परागण भी बीजांड से दूर वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। तो बच्चों ये तो है कार्पेल और ओव्यूल और इनकी जो संरचना है वो किस प्रकार से व्यवस्थित थी। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें स्टाइल नहीं थी, स्टिग्मा फुली डेवलप नहीं थी, इस तरीके से ये व्यवस्थित थी प्रिमिटिव टाइप में। और जो प्रिमिटिव और एडवांस लक्षण जब जान चुके थे साइंटिस्ट तो एक आदि काल्पनिक एंजियोस्पर्म पादप की कल्पना की गई। मतलब साइंटिस्ट ने ये देखा गया कि जब हम इतने कैरेक्टर्स हमको मिल चुके हैं तो उन्होंने क्या किया, एक काल्पनिक या इमेजिनरी एक ग्रुप की एंजियोस्पर्मिक प्लांट की कल्पना करी कि कैसा हुआ होगा, ये उसमें कैरेक्टर्स थे। अब उनके अनुसार जो प्रिमिटिव इमेजिनरी एंजियोस्पर्म एक सदा हरित वृक्ष या झाड़ी रहा होगा जो नम उष्ण कटिबंधीय मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाया जाता था। इसकी एकांतर पर्ण सरल अच्छिन्न कोरयुक्त थी, यह अनुपर्णी थी तथा इनमें जालिकावत शिराविन्यास उपस्थित है यानी कि रेटिक्यूलेट वेन्स उपस्थित थी। रंध्र रेननकुलस प्रकार के थे जो स्टोमेटा जो रहते हैं लीव्स में। पर्व संधि एक रिक्त की यूनिलैक्यूनार दो पर्ण अनुपात लीफ ट्रेसेस सहित थी तथा अथवा त्रिरिक्त की जाइलम व फ्लोएम के मध्य क्रियाशील कैम्बियम उपस्थित थी और लेकिन वेसल्स यानी वाहिकाएं व सुस्पष्ट वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स अनुपस्थित थे। वाहिनिकाएं फर्ण के समान थी, ट्रकीट्स जो थी, और इनमें आद्य प्रकार का यानी प्रिमिटिव स्क्लेरिफॉर्म बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते थे यानी कि सीढ़ी नुमा परिवेशित गर्त पाए जाते थे। जो वुड थी काष्ठ थी, वुड पैरेन्काइमा मृदुतक थी, डिफ्यूज थी विस्तृत यानी कि जिसमें एक पंक्तिक या यूनिसीरियट व बहुपंक्तिक मल्टीसीरियट मज्जा रश्मियाँ पाई जाती थी।
जो प्रिमिटिव इमेजिनरी प्लांट था उसके जो फ्लावर्स थे वो हो सकता है कि शाखाओं पर एकल सॉलिटरी टर्मिनल रूप से लगते थे और ये बड़े ही शोभाकारी या ऑर्नामेंटेड थे, जिसमें कई परिदल यानी कि टेपल्स स्पाइरली व्यवस्थित थे। वो बाह्य दलपुंज व दलपुंज अनुपस्थित थे, यानी कि कैलिक्स और कोरोला उसमें नहीं थे। ये अभी के एडवांस एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। पुमंग में असंख्य पुंकेसर पाए जाते थे जो पुष्पासन पर सर्पिल या स्पाइरली व्यवस्थित थे। योजी तथा पुतंतु यानी कि कनेक्टिव एंड फिलामेंट में विभेदित नहीं थे तथा लेमिनर यानी कि पर्ण समान थे एवं लघु बीजाणुधान या बंध्य उतक में धसी हुई रहती थी। परागकण एक विदर्की मोनोकॉल्पेट था और जो डिस्पर्सल था उसमें परागण में 2 केंद्रक उपस्थित रहते थे। कीट परागण पाया जाता था यानी कि इंसेक्ट के द्वारा जो परागण होता है। जायांग में अनेक सर्पिल क्रम में व्यवस्थित मुक्त अंडप उपस्थित थे। प्रत्येक अंडप अपनी अभ्यक्ष सीवना एडक्शियल सुचूर पर फोल्डेड थे यानी कि वलित थे। बीजांड अंडप के पैपिला में रोम युक्त उपांत मार्जिन से कुछ दूरी पर पाए जाते थे। अंडप ऊर्ध्व तथा इसमें पार्श्व वृद्धि पट्टिल पाया जाता था। वर्तिका अनुपस्थित और वर्तिकाक अंडप के उपांतीय सीवनी यानी कि मार्जिनल सुचूर के साथ डिकरंट या अधोवर्दी होता था तथा परागकण यही ग्रंथिल रोम युक्त सतह पर अंकुरित होते थे। क्रेसिन्यूसिलेट बीजांड द्विआवरणी व प्रतीप यानी कि बाइटैगमिक एंड एनाट्रोपस प्रकार के थे। एम्ब्रियोसेक यानी कि भ्रूण कोश मोनोस्पोरिक प्रकार का होता था। द्विनिषेचन पाया जाता था। इसमें ट्रिपल फ्यूज़न के बाद काफ़ी मात्रा में त्रिगुणित नाभिकीय प्रकार के भ्रूणपोष, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म व छोटा भ्रूण पाया जाता था। भ्रूण या जो एम्ब्रियो है उसमें 2 अथवा कई बीजपत्र या कॉटलिडन्स पाए जाते थे जो ऊपरी भूमिपरिक या एपिजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता था। इस प्रकार के काल्पनिक पादप के चित्रण के बाद भी वैज्ञानिकों ने ये माना कि पादप के विभिन्न भागों की जातिवृत्तीय महत्ता बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि कई उदाहरणों से स्पष्ट हो गया है कि विकास की गति एक ही पादप के विभिन्न कायिक, शारीरिकी यानी कि वेजिटेटिव, एनाटॉमिकल एंड फ्लोरल स्ट्रक्चर्स में अलग अलग होती है। अतः जब तक कोई ठोस जीवाश्म प्रमाण नहीं मिलते तब तक आद्य व प्रगत लक्षण कब व कैसे किस दिशा में विकसित हुए तो वो अभी भी हमको जानना ज़रूरी है। तो ये जो प्रिमिटिव जो ये थे कि भाई आद्य आवर्त बीजी थे, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म थे, किस प्रकार के थे, तो उसके लिए हुचिन्सन ने एक वर्गीकरण पद्धति अपनाई। इसमें उन्होंने अपने ग्रंथ फैमिलीज़ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वॉल्यूम 1 1926 में प्रस्तुत की। मतलब ये क्या हुआ कि जब उद्गम जानने लग गए तो ये ज़रूरी था कि भाई सभी जो आवृत बीजी पादप है उनका वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो उनमें जो पाए जाने वाले कैरेक्टर्स हैं वो किस आधार पर प्रिमिटिव और किस आधार पर अपन को एडवांस माने जाएं। प्रिमिटिव और एडवांस किस प्रकार से माने जाएंगे और किस प्रकार से वर्गीकृत करें, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से वर्गीकरण पद्धतियाँ विकसित की जो हम डिस्कस भी करेंगे आने वाले चैप्टर्स में हैं आपके, जैसे हचिंसन और भी साइंटिस्ट है। तो हुचिन्सन ने अपनी जो पद्धति थी उन्होंने फैमिलीज़ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वॉल्यूम 1 1926 में प्रस्तुत की। अब इस वर्गीकरण, उनका जो वर्गीकरण था जातिवृत्तीय पद्धति पर आधारित है। अब उसमें मेन क्या उन्होंने दिया है, विशेषताएं क्या बताइए हचिंसन ने, जो आप देख सकते हैं कि एक तो जो हाइपोथेटिकल पुष्पी पादप विकसित हुए पुष्पी पादप से ही, मतलब उन्होंने एक हाइपोथेटिकल एंजियोस्पर्म को माना, कल्पना करी एक पादप की, ऐसे पादप की जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म था। एक बीजपत्री पादप प्रागत है और इनकी उत्पत्ति द्विबीजपत्री पादपों से हुई है। प्रागत मीन्स एडवांस है और उत्पत्ति किससे हुई है, इससे डाइकोटिलेडन्स प्लांट से। द्विबीजपत्री पादप जैसे ही धरती पर आए ये आरंभ से ही 2 दिशाओं में विकसित होने लगे। वृक्ष
एक तो क्या था, वृक्ष अथवा क्षुप ट्रीज एंड श्रब्स, काष्ठीय स्वभाव वाले पादप लिग्नोसी कहलाए, और एक से बहुवर्षीय शाखी प्रकृति वाले पादप हर्बेशी कहलाए। मैग्नोलिएसी लिग्नोसी का सबसे प्रिमिटिव कुल है तथा वर्बिनेसी सबसे एडवांस कुल माना गया है। रैननकुलेसी हर्बेसी का सबसे प्रिमिटिव फैमिली है तथा सबसे एडवांस कुल लेबिएटी माना गया है। एक बीजपत्री में सबसे आद्य यानी प्रिमिटिव ब्यूटोमेसी तथा सबसे एडवांस ग्रेमिनी माना गया है। तो हचिंसन ने जो है अपनी जो वर्गीकरण पद्धति इस प्रकार से दी है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कौन कौन से एडवांस है, द्विबीजपत्री है, आद्य है, वर्बिनेसी, लेबिएटी, ग्रेमिनी, ये जो है काल्पनिक एक पुष्पी पादप की रचना की है, उन्होंने बताया है। तो इसके अनुसार उन्होंने प्रिमिटिव कैरेक्टर्स कौन कौन से बताए। एक तो वृक्षीय प्रकृति थे, वो वुडी हैबिट थे, पत्तियाँ सरल, एकांतर, अनुपर्णी व जालिकावत शिराविन्यास तथा कलिका अवस्था में संवर्तलित किसलय विन्यास यानी कॉन डुप्लीकेट वर्नेशन पाई जाती हैं, प्रदर्शित करती थी। कास्ट में यानी वुड में वेसल्स अनुपस्थित हो सकती थी या ट्रकेट्स पर सीढ़ी नुमा स्थूलन स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग्स व बॉर्डर पिट्स उपस्थित थे। चालनी नलिकाएँ लंबी सक्रिय यानी कि सीव ट्यूब्स, लंबी सक्रिय तथा तिरछे ऑब्लिक किनारे एंड वॉल्स युक्त मज्जा रश्मियाँ हेट्रोजिनस प्रकार की थी, विषमांग तरीके की, एक समान नहीं थी। मतलब पुष्प क्रम में एकल अंतस्थ बड़े पुष्प उपस्थित, द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल, सभी पुष्पीय भाग पुष्पासन थैलेमस पर सर्पिलाकार स्पाइरली रूप से व्यवस्थित पाए जाते थे। तो ये सब जो है कैरेक्टर्स, ये हुचिंसन ने प्रिमिटिव कैरेक्टर्स बताए हैं कि ये एक इमेजिनरी एंजियोस्पर्म प्लांट में पाए जाते होंगे। पादप में बाह्य दलपुंज तथा परिदलपुंज लगभग सभी समान, स्वतंत्र व अरीय रूप से रेडियली सिमेट्रिकल पाए जाते हैं। पुंकेसर अधिकतर चौड़े व पुतंतु तथा योजी में विभेदित नहीं पाए जाते। इनमें पॉलन ग्रेन्स मोनोकॉल्पेट होते हैं, एक विधर के होते हैं। जो कार्पल्स है वो 2 से अधिक या 2 से असंख्य हो सकते हैं। ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। पर्ण समान या लीफी तथा मिडरिप के समान मध्य शिरा जो है मिडरिप के साथ या मध्य शिरा के साथ एडेक्शियल सतह पर फोल्डेड होते हैं। अंडप के साथ यानी कार्पल के साथ एक पर्णवृंत पिटियोल समान संरचना इस टाइप उपस्थित रहती है। इस प्रकार के अंडकों का मुख्य आद्य लक्षण इनका परागण या पॉलिनेशन के समय पूर्ण रूप से बंद नहीं होना माना जाता है। इसमें वर्तिका यानी कि स्टाइल अनुपस्थित तथा जो वर्तिकाग्र है स्टिग्मा वो अद्योवर्ती यानी डीकरेंट होती है तथा पट्टिल बीजांडन्यास लेमिनर प्लेसेंटेशन व एनाट्रोपस यानी कि प्रतीप उल्टा जो रहता है ना बीजांड ओव्यूल वो, और वाइटेगमिक बीजांड जो है ओव्यूल्स अंडप के उपांतों मार्जिन से थोड़ा दूर हटकर उपस्थित होते हैं। तो और पुष्प जो है कीट परागित होते हैं, उनमें जो परागण है वो इंसेक्ट के द्वारा पाया जाता है। जो फ्रूट था वो फॉलिकल प्रकार के हैं और बीज भ्रूण पोषी तथा भ्रूण छोटा रहता है। तो बच्चों ये तो जो है सारे कैरेक्टर्स प्रिमिटिव कैरेक्टर्स बताए गए हैं एक काल्पनिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट को मान करके। तो बच्चों ये तो थी हमारे इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म के किस प्रकार से एंजियोस्पर्म डेवलप हुए होंगे और किस प्रकार के इनमें कैरेक्टर्स रहे होंगे, किस साइंटिस्ट ने किस प्रकार से कौन सी पद्धतियाँ और विकसित की है। ठीक है बच्चों, अब आगे आने वाले वीडियोस में हम इनके क्लासिफिकेशन पे बेस्ड टैक्सोनॉमी को समझेंगे कुछ कि कैसे कैसे पीरियड में इनका जन्म हुआ और कौन कौन सी क्लासिकल टैक्सोनॉमी या जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।